सूर्य का हमने चंद्रमा से पढ़ा, मंगल से हो गया, बुध से हो गया था। अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति के साथ संबंध सूर्य का। सूर्य और बृहस्पति कुंडली में एक साथ हो तो कैसा रिजल्ट आ सकता है। सूर्य और बृहस्पति यह युति लिख लीजिएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन। सबसे अच्छी युतियों में से यह एक युति है। सूर्य और गुरु की युति किसी किसी कुंडली में दिखे तो समझ जाइए उस व्यक्ति की आत्मा जो है बहुत पवित्र आत्मा है। सूर्य आत्म कारक है और बृहस्पति क्या है, जीव कारक है। तो आत्मा और जीव का मिलन है। दूसरा, सूर्य आत्मा है, गुरु क्या है, ज्ञान है। तो आत्मा में ज्ञान का संचार हो, इससे बेहतर क्या है। अगर चंद्रमा के साथ गुरु है तो मन में ज्ञान है, मन आपका ज्ञानी है। और सूर्य के साथ गुरु है तो आप आत्मज्ञानी है, आपकी आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, आप एक उदार पुरुष होंगे। चंद्रमा में ज्ञान भरा हुआ है, उसमें अलग रिजल्ट आएगा, उससे आपका मन जो है ज्ञानी होगा, किसी को परखना ये सब चीजें अच्छी आएंगी। लेकिन अगर सूर्य के साथ गुरु है तो आप लोगों को परखने वाले आदमी नहीं हैं, बल्कि आप सही गलत और एक उदार व्यक्ति हैं। आप जो है हमेशा सत्य न्याय पे चलने वाले हैं, ईर्ष्या और दोष द्वेष से मुक्त रहने वाले व्यक्ति हैं। तो सूर्य जो है आत्म कारक है, सत्ता का कारक है, नेतृत्व है, पिता है और सम्मान है। सूर्य क्या है, सम्मान है, गुरु उसके साथ बैठा है। आपका सम्मान आपके ज्ञान के कारण से होगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है सम्मान है और गुरु ज्ञान है। तो आपका सम्मान ज्ञान के कारण से होने वाला है। आपका जो नेतृत्व क्षमता आएगी आपके अंदर, वह किस चीज से आएगी, ज्ञान के कारण से आएगी। आत्मा में बृहस्पति अपने ज्ञान का जो है प्रसार कर रहा है। और आपकी जो सत्ता होगी वह ज्ञान से संबंधित सत्ता होने वाली है। यानी ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का काउंसलिंग, मार्गदर्शन देना, इस क्षेत्र में आप महारत हासिल करेंगे। इस क्षेत्र के आप सत्ताधिपति रहेंगे, राजा रहेंगे। राजा होने का मतलब यहाँ पर सूर्य गुरु के कॉम्बिनेशन में ये नहीं है कि आप पीएम सीएम बने। ज्ञान के राजा रहेंगे, आपका एक साम्राज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है, अच्छा, गुरु विस्तार का भी कारक होता है, ये भी जानिएगा। गुरु कुंडली में अच्छा हो तभी व्यक्ति जीवन में विस्तार कर पाता है किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपकी आत्मा का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है, यानी आपकी आत्मा जो है वो बहुत बड़े स्तर पर विचार करती है, समावेशी हो जाती है, सबको अपने आप में समाहित करके। कोई अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, दीन है, दुखी है, सबको समाहित करके चलती है। अमीर के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार आप करेंगे और गरीब के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। ऊंच नीच, अच्छा बुरा, छोटे बड़े का बहुत ज्यादा ऐसे लोग विचार ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा का बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। ये सबको एक समान मानने लगते हैं। दोनों की आपस में मित्रता भी है, परम मैत्री है। भाई सूर्य राजा है और गुरु जो है यहाँ पर मंगल जैसे था तो मंगल सेनापति था। तो सूर्य सेनापति किसे बनाएगा, अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को, सबसे खास को बनाएगा। तो सूर्य मंगल की परम मित्रता। ऐसे गुरु को इसने बना दिया सलाहकार, गुरु का पद दे दिया, ये जो है पुरोहित है उनके। तो इसलिए यहाँ पर सलाहकार का पद, उसे सलाह दिया जाए। उसका पुरोहित कौन होगा, जो उसका प्रिय होगा, जिससे उसकी बहुत जमेगी। तो सूर्य और गुरु की दोनों की बहुत पटती है। दोनों एक सात्विक ग्रह है, सूर्य भी सात्विक है, गुरु भी सात्विक है। अब सूर्य में तेज है और गुरु में ज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास तेज और ज्ञान दोनों हो जाए तो पूछना ही क्या है। तेज है, तेज मतलब जब आप किसी के सामने होंगे, कोई आपसे बात करेगा तो आपके व्यक्तित्व से व्यक्ति प्रभावित हो, वही आपका तेज है, सूर्य व्यक्तित्व है। और उस व्यक्तित्व में ज्ञान भी भरा हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन कुंडली में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे भी अगर काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे, यानी मेष लगन की कुंडली जो होती है काल पुरुष की कुंडली, तो सूर्य कहाँ का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी होता है, और गुरु नवम भाव का स्वामी होता है, और 12वें भाव का। इन्हीं तीन भाव के स्वामी होते हैं ना काल पुरुष से। काल पुरुष का प्रेडिक्शन हमेशा चलता है, कोई भी युति हो। तो सूर्य क्या हो गया, पंचम, गुरु नवम।
ये भी भाग्य है, नवम भाव भी भाग्य का होता है, और अगर नवम भाव से गिनेंगे तो ये भी नवा पड़ता है। तो ये पंचम भाव क्या है, भाग्य का भाग्य है, नवम भाव भाग्य, तो ये उसका भाग्य, नवम से नवम। ये पूर्व जन्म का पुण्य है, और ये वर्तमान का चल रहा है। तो यहाँ पर भाग्य का भाग्य मैच हो रहा है, और आपके पूर्व जन्मों का पुण्य और वर्तमान जीवन का जो है वो भी साथ साथ चल रहा है। और 12वां भाव किसका होता है, मोक्ष का होता है, त्याग का होता है। तो ये दोनों युति मोक्ष दिलाने में भी व्यक्ति को मदद करती है, क्योंकि ये 12वें का भी स्वामी यहाँ पर गुरु बन रहा है। तो यह एक बहुत अच्छी युति मान करके इसे चलना है। यह व्यक्ति को विशेष रूप से ऐसे कार्यों से जोड़ती है जहां पर व्यक्ति ज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ नेतृत्व करे। गुरु ज्ञान है, सूर्य नेतृत्व है। ज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ भी लीडरशिप करना है, नेतृत्व करना है, ऐसे व्यक्ति बनते हैं। अच्छे टीचर होंगे, प्रवक्ता हो सकते हैं, कुलपति हो सकते हैं, यानी पढ़ाने लिखाने वाली चीजों से जुड़े हुए संस्थानों से ऐसे लोग जुड़े हुए रह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को शास्त्र में लिखा गया है, फल दीपिका वगैरह में, कि सूर्य गुरु की युति अगर अच्छे भाव में, कैरियर वाले भाव से बन जाए। दसम भाव किस चीज का है, सत्ता का है, लगन हो गया, दसम भाव हो गया, तो ऐसे लोग मंत्री होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है अगर लगन आपकी ऐसी हो जिसके सूर्य और गुरु दोनों मित्र हो, यानी सूर्य की लगन, चंद्रमा की लगन, मंगल की या बृहस्पति की लगन हो, लगन के मित्र हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक राजसी जीवन भी जीता है, राजा का प्रिय होता है, और ऐसे लोग बड़े पदों पर जा सकते हैं, नेता मंत्री भी हो सकते हैं, अगर और कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन कुंडली में बन जाए। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने पिता और गुरु दोनों से बहुत अच्छा मार्गदर्शन पाते हैं। पिता और गुरु दोनों का बहुत अच्छा सम्मान करेंगे, उनसे अच्छा मार्गदर्शन भी पाएंगे। और ऐसे लोग अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है, सूर्य ही अहंकार का कारक है। और गुरु का ज्ञान उसे मिल जाने से वो क्या होता है कि अहंकार मुक्त रहता है। तो ऐसे लोग अहंकारी भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इनकी आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, इनकी एक ज्ञानी आत्मा है। किसी ने पूछा कि गुरुजी आप जैसे एस्ट्रोलॉजर कब तक बन जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में है दसम भाव में। तो जब हम आत्मा ही ज्ञानी लेकर के पैदा हुए हैं, तो आप भी लगे रहिए, ज्ञानी बनेंगे कभी ना कभी। ये कॉम्बिनेशन हमारे दसम भाव में है, सूर्य उच्च का है, गुरु उसके साथ है। तो कुंडली का भी योगदान हो जाता है। कर्क लगन की कुंडली है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के यह कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर यह कॉम्बिनेशन लगन में बनता हुआ नजर आ गया, दसम में आ गया, तो मैं तुरंत जान जाता हूं कि यह व्यक्ति बहुत ऊंचाई को हासिल करने वाला है, बहुत ऊंचाई टच करने वाला। वैसे ये कॉम्बिनेशन किसी भी भाव में अच्छा है, लेकिन लगन और दसम में हो, सप्तम में हो, तो ज्यादा बेहतर हो जाता है कैरियर के लिए। छठे में होगा तो भी अच्छा होगा, नौकरी व्यक्ति करेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, सूर्य आत्मा है। तो आत्मा आकर के नौकरी के भाव में बैठा है, ज्ञान भी नौकरी में बैठा हुआ, तो बहुत बड़े टीचर, प्रोफेसर ऐसे लोग हो जाते हैं। कुल मिलाकर के यह युति काफी अच्छी है। यह युति व्यक्ति को, जान लीजिए, बहुत भाग्यशाली बनाने वाली युति है। व्यक्ति के आत्मा के दोषों का हरण कर लेती है, सारे सुख साधन वैभव देती है, प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब बात करेंगे हम सूर्य और शुक्र की युति का, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। इंटरनेट ने सबके कैरियर को बूस्ट दिया है मनीष जी। भाई इंटरनेट कब आया इंडिया में, जब जियो आया तब इंटरनेट की क्रांति हुई, उसके पहले बहुत इंटरनेट था ही नहीं। तो 2016-17 का समय रहा होगा, उसके पहले भी लोगों का कैरियर चलता था, सब कुछ था। लेकिन 2017 के बाद आ गया। अब उस समय हमारा प्राइम टाइम चल रहा था, हम समय से आ गए थे ऑनलाइन पर, इंटरनेट पर। जब भी कोई ग्रह उच्च का होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि नीच राशि पे पड़ेगी, तो उससे घबराना नहीं है।
उच्च का बेनिफिट जो है उसका उसको एंजॉय करिए। जब भी कोई ग्रह उच्च होगा तो उसकी सातवीं दृष्टि नीच राशि पे रहेगी, क्योंकि किसी भी ग्रह की उच्च और नीच राशियां आमने सामने ही होती हैं। अगर सूर्य यहाँ पर उच्च का है तो सूर्य यहाँ पर नीच का होगा। भाई मैं एक पोल खड़ा कर रहा हूं, ये पोल है, बिजली का पोल, ये बिजली का एक पोल है। ये बताइए, मैं यहीं आकर के बैठा हूं, तो ये क्या है? उस पोल की ऊंचाई है, सबसे ऊंचे स्थान पे हूं। आप ही किसी पेड़ पे चढ़ जाइए, सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो हो गया ना, उस पेड़ पे आप सबसे ऊंची जगह पर हैं। अब अगर सबसे नीची जगह देखना होगा तो ठीक उसी के अपोजिट, उसी के जड़ में ही तो रहेगा। पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर है, नीचे देखना है तो उसकी जड़, नीचे है तो सबसे ऊपर उसका अपोजिट होगा। ये हमेशा अपोजिट ही चलता है। इसीलिए अगर सूर्य मेष में उच्च का है, यानी पोल के सबसे ऊपर है, तो सबसे नीचे तो उसी के ठीक सामने ही रहेगा। तो उच्च का ग्रह जो है उसके फल इतने अच्छे होने लग जाते हैं कि वो नीच दृष्टि कोई बहुत प्रभावशाली नहीं रहेगी, नुकसान नहीं करेगी। नीच दृष्टि ग्रह की, नोट भी कर लीजिएगा, किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि प्रभावशाली होती है जब वह स्पेशल दृष्टि से देखे। SPECIAL, स्पेशल दृष्टि से। जैसे यहाँ पर एक नंबर की गिनती है, चंद्रमा बैठा है और शनि यहाँ पर है। अब शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर आई और शनि की ये नीच राशि है, तो ये तीसरी दृष्टि स्पेशल दृष्टि है। सातवीं जो दृष्टि होती है, इट्स अ कॉमन साइट, ये कॉमन दृष्टि है। सातवां तो सबकी है, हमारी आपकी भी है। तो सातवीं नॉर्मल देखने की दृष्टि है। लेकिन जब स्पेशल दृष्टि होती है जो, वह नीच राशि पे जाती है, डेट मैटर्स, वह महत्वपूर्ण होता है, वहां पर चीजें बिगाड़ेगा। तो सूर्य के पास स्पेशल दृष्टि है ही नहीं, सीधे सामने सातवें को ही देखता है। अब हम बात करेंगे सूर्य और शुक्र की। सूर्य हो गया आपका और शुक्र, किसी भी भाव में यह युति होगी तो यही फलादेश आएगा। अब वो किस भाव में है, उस भाव से संबंधित फलों पर ज्यादा असर डालेगा। 6 8 12 में होगा तो कमजोर हो जाएगा, उसमें से कोई ग्रह नीच का होगा तो भी फिर फल जो है, अगर बुरा युति है तो फल और बुरा हो जाएगा, अच्छी युति है तो अच्छे फल घट जाएंगे। सूर्य और शुक्र, सूर्य क्या होता है? आत्म कारक है, और शुक्र क्या है? भोग कारक है। तो सूर्य और शुक्र की युति क्या देता है? आत्मा को यहाँ पर भोगी बनाने का काम करता है। भाई जिसका जैसा साथ, सूर्य और चंद्रमा, ये जिसका साथ जैसा पाते हैं वैसा हो जाते हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, तो आत्मा और मन पे जैसा प्रभाव पड़ता है वे वैसा हो जाते हैं। तो सूर्य क्या है यहाँ पर? सत्ता है, आत्मा है, आपका व्यक्तित्व है। और शुक्र क्या है? भोग है, सौंदर्य है, कला है, स्त्री है और विलास है। तो आपकी आत्मा पर भोग, विलास, कला, स्त्री, प्रेम, ये सबका रंग चढ़ जाएगा। सूर्य के साथ शुक्र का होना इसीलिए भी नहीं ठीक है, क्योंकि इस पूरी शरीर में राजा कौन है? आत्मा। भाई सूर्य आत्मा है, इस सौरमंडल का आत्मा कौन है? जिसके कारण सब कुछ चल रहा है वो सूर्य है, जिसके कारण से सब कुछ चले वही सूर्य कहलाता है। सूर्य अर्थात राजा कहलाता है। हमारी शरीर किस कारण से चल रही है? आत्मा के कारण से। ये सोलर सिस्टम, पृथ्वी घूम रही, चंद्रमा घूम रहा, मंगल, सब किसके कारण से घूम रहे हैं? सूर्य के कारण से। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबको रोके हुए है, घुमा रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो हमारे यहाँ जीवन है पृथ्वी पर। तो क्या होगा? वही सूर्य हमारे शरीर में भी है, किस रूप में है? आत्मा के रूप में है। सूर्य हमारे शरीर पर आत्मा के रूप में है। अब ऐसे आप एक चीज सोचिएगा, कितना मतलब गहरा कनेक्शन है। क्या सूर्य पे जाना संभव है? नहीं, सूर्य पे हम जा नहीं सकते हैं। सूर्य पे अन्य ग्रहों पे जा सकते हैं, तेज यान बना लेंगे तो पहुंच जाएंगे, शनि पर पहुंच जाएंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे, वो तो यान पे निर्भर है। लेकिन सूर्य पे पहुंचना मुश्किल, संभव नहीं है, क्योंकि आप निकट जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से सूर्य पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। कोई
ईश्वरीय तत्व आ जाए तो वो कुछ भी संभव बना सकता है, लेकिन कब संभव बनेगा? जब ईश्वरीय तत्व आएगा। ईश्वरीय हनुमान जी पहुंच नहीं गए थे, सूर्य भगवान को ले लिए थे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सूर्य पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच सकते हैं, कोई ईश्वरीय तत्व ही पहुंचा सकता है आपको वहां पर। ऐसे बताइए हमारे शरीर में सूर्य कौन है? वही आत्मा हमारा सूर्य है। सूर्य आत्मकारक है भी, दोनों का कनेक्शन बैठ रहा है ना। उधर सूर्य, इधर आत्मा। उधर सूर्य स्वामी है, सोलर सिस्टम में सूर्य स्वामी हुआ, और शरीर के अंदर कौन स्वामी हुआ? आत्मा। और सूर्य ही आत्मा है। जैसे सूर्य पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, सूर्य को पाना बड़ा मुश्किल है, वैसे कहते हैं ना कि आत्मज्ञान होना, आत्म साक्षात्कार होना बड़ा मुश्किल है। यानी अपनी आत्मा को जान पाना मुश्किल है। दोनों चीजें मिल रही हैं, वहां उस सूर्य पे जाना मुश्किल, इधर आत्मा को जान पाना मुश्किल, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। जो ब्रह्मांड में है ना, वही हमारे शरीर के अंदर भी है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ भी, जैसे हमारे महर्षियों ने कैसे जान लिया कि सूर्य यहाँ है, नक्षत्र यहाँ है, चंद्रमा ऐसे घूम रहा, क्या जा जा करके देखते थे? नहीं। जो बाह्य ब्रह्मांड में है, बाहर बाहर है, वही हमारे अंदर भी है। सेम वही गतिविधि हर जगह, हर चीज गोल गोल घूम रही है। दोपहर 12 से फिर रात 12 बज के फिर वापस वही चक्र, वही हमारे शरीर के अंदर भी है। तो यहाँ पर सूर्य हमारी आत्मा हुआ, और शुक्र हमारा क्या हो गया? भोग हो गया। सूर्य को राजा कहा गया है। अगर राजा भोग विलास में उलझ जाएगा तो वह जो है उस राज्य की प्रजा भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि राजा खुद भोगी हो जाएगा जब, तो वह जो है राज्य के कार्यों पर अनुशासन में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए सूर्य और शुक्र की युति कुछ मामलों में अच्छी भी है, कुछ मामलों में ये परेशानी भी देती है। दोनों में शत्रुता इसीलिए मानी जाती है क्योंकि दोनों, राजा को ज्ञान दीजिए वो अच्छा है, राजा ज्ञानी हो तब अच्छा मानेंगे, कि राजा भोगी हो तब अच्छा मानेंगे? राजा भोगी हो तब अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब जैसी यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होती है वैसे प्रजा होती है। राजा के आचरण व्यवहार से प्रजा सीख लेती है। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। राजा अत्याचारी होगा खुद, तो प्रजा भी अत्याचारी करेगी। राजा खुद कहेगा जाओ चोरी करके लाओ, गुंडई करके और वसूली करके लाओ, खुद भी लो मुझे भी दो, तो प्रजा वही काम करने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूर्य और शुक्र की युति में व्यक्ति जो है, जैसे सूर्य यहाँ का स्वामी होगा, शुक्र यहाँ का काल पुरुष की कुंडली से। सूर्य पंचम का स्वामी है। पंचम क्या है आपका? पंचम भाव होता है व्यक्ति का प्रेम। पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है, उपासना की शक्ति देखी जाती है, मंत्र देखा जाता है, विश्लेषण देखा जाता है, बुद्धि, संतान, ये सब देखा जाता है। द्वितीय भाव भी माया है और सप्तम भाव भी माया ही है। द्वितीय भाव धन है और सप्तम भाव काम सुख है। धन और काम सुख का स्वामी चंद्र सूर्य को यानी आत्मा को प्रभावित कर रहा है। तो सूर्य और शुक्र की युति में व्यक्ति धन पाने की लालसा खूब करेगा, स्त्रियों का संग खूब चाहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही युति होने पर ही व्यक्ति धन चाहे, और भी कॉम्बिनेशन अलग, लेकिन स्पेशली अभी हम सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भोग विलास, लग्जरी, काम सुख, धन, वैभव, इन सब की तरफ इनका रुझान हो जाता है। इन ये शुक्र क्या है? प्रेम है। और सूर्य क्या है? शासन है, सत्ता है, अधिकार है। भाई सूर्य राजा है ना, तो राजा मतलब अथॉरिटी। शुक्र प्रेम हो गया और सूर्य अधिकार हो गया। ऐसे में जब सूर्य और शुक्र की युति होती है तो ऐसे लोग लव लाइफ में, प्रेम में, या फिर अपने मैरिड लाइफ में अपने साथी पर बहुत ज्यादा अधिकार जमाने लग जाते हैं। चूंकि सूर्य सत्ता है, सत्ता मतलब होता ही यही है, अधिकार। और शुक्र प्रेम है, तो ऐसे लोग प्रेम में बड़ा अधिकार जताने लग जाते हैं। यानी स्वतंत्रता खत्म करते हैं अपने पार्टनर की। स्वतंत्रता ये लोग देते ही नहीं है पार्टनर को, उनको फ्रीडम नहीं दे पाते हैं। और ये हो तो स्त्री और पुरुष जो है, पति पत्नी जो है, उनके बीच अहंकार का टकराव भी होने होने लग जाता है।
तो इस प्रकार से यह एक अच्छी युति नहीं है। भोग विलास आदि के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में वो नुकसान भी करता है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा और शुक्र की युति थोड़ी अच्छी मानी जाएगी। मन में हो भोग की कामना वो ठीक है, लेकिन आत्मा ही भोगी निकल जाए तो नहीं ठीक है। जब मन भोगी होगा ना, तो ये उम्र के साथ बदलेगी नहीं चीज। चंद्रमा मन है, चाहे बुढ़ापा आएगा तो भी ये ध्यान नहीं करने देगा। शुक्र, शुक्र अगर सूर्य के साथ है तो आत्मा ही भोगी हो गई है। चंद्रमा में मन भोगी हो रहा है, और सूर्य में आत्मा, यानी अब आप बिल्कुल आत्मज्ञान की तरफ तो जाएंगे ही नहीं। अगली युति होती है आपकी सूर्य और शनि की। सूर्य शनि। अच्छा, एक चीज और, भाव के अनुसार चीजों को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होता है। जैसे दसम और एकादश भाव ऐसे हैं कि यहाँ पर सभी ग्रह अच्छे फल दे देते हैं। कोई खराब युति भी होगी तो भी यहाँ पर अन्य भावों की अपेक्षा जातक को ठीक फल देगी। अब सूर्य यहीं पर हो, शुक्र यहीं पर हो, अन्य भावों की अपेक्षा ठीक है ये। सूर्य शासन सत्ता का ग्रह होकर के शासन सत्ता के भाव में है, और यहाँ पर जो है शुक्र कार्य क्षेत्र में है। तो ऐसे व्यक्ति कार्य, अपने कार्य क्षेत्र को प्रेम करने वाले होंगे। भाई शुक्र प्रेम है, और सूर्य जो है दसम भाव में अथॉरिटी बन के बैठा है। तो यहाँ पर ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में जो है वहां पर प्रेम करेंगे, कार्य से अपने प्रेम करेंगे, मालिक बॉस हर चीजों से इनको प्रेम रहेगा। सूर्य और शनि की युति क्या होती है? यह एक खराब युति मानी जाती है, और अभी तक जितना आपने पढ़ा ग्रहों की युति में, ये पहला दोष निकल के सामने आ रहा है। जैसे अमावस्या दोष पढ़े थे, लेकिन वह उतना कोई खास नहीं है। ये पहला दोष है जिसे आप बोलते हैं अंधक दोष। हमने शुरू में आपको बताया था कि हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कुंडली में लीकेज पैदा करते हैं, कुंडली को कमजोर करते हैं। भरी हुई बाल्टी में छेद हो जाए तो लीक होता है, ऐसे कुंडली में भी दोष होते हैं। तो सूर्य शनि की युति लीकेज पैदा करती है। ये किसी भी कुंडली को कमजोर करने वाले योगों में से एक योग है। तो सूर्य शनि की युति अंधक दोष समझते हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश है। सूर्य क्या है? प्रकाश। शनि किस चीज का कारक है? अंधकार का। शनि काला है ना, शनि अंधकार है। प्रकाश और अंधकार का मिलन, जब प्रकाश और अंधकार मिलते हैं तो क्या होता है? गोधूली का समय होता है। न दिन न रात, ना स्पष्ट ना काला, धुंधलापन। तो सूर्य शनि की युति क्या करती है? आत्मा को धुंधलेपन से भर देती है। आत्मा का विजन क्लियर नहीं हो पाता है। गोधूली में नहीं समझ में आता कि रस्सी है कि सांप है, कुछ पड़ा है, दोनों प्रकार के डाउट आएंगे। या तो पूरा अंधेरा रहेगा, तब कोई डाउट नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, या पूरा प्रकाश रहे। तो जब आपको कोई चीज या तो दिखे ना, या तो पूर्ण रूप से दिखे, तो कोई डाउट नहीं होता। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, तो डाउट होता है। जब आपको कभी लगेगा कि मैं पुलिस बन लूं ये ज्यादा ठीक है, आसान है, नहीं मैं बीएड कर लेता हूं ये ठीक है, नहीं मैं एस्ट्रोलॉजर बन लेता हूं नहीं ठीक है, उसकी चाय की दुकान बहुत चलती है मैं चाय की दुकान ही खोलूंगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी आपको अपना लक्ष्य चाय का दुकान दिख रहा है, कभी आपको एस्ट्रोलॉजर दिख रहे हैं, दिख रहा है अपना विजन। तो ये वही धुंधलापन है, सूर्य शनि की युति है, ये क्लैरिटी नहीं आने देती है, ये आपको उलझा के रखती है। तो पहला इसका असर यही है। सूर्य और शनि की युति अंधक दोष तुरंत समझ जाइएगा। अंधकार प्रकाश का मिलन यानी गोधूली का टाइम। गोधूली में कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है। सूर्य राजा है, आत्मबल है, और शनि क्या होता है? अनुशासन होता है। आत्मा को अनुशासन में बांधने का ये काम करता है। दोनों में घोर शत्रुता है, दोनों एकदम से विपरीत एलिमेंट होते हैं। क्योंकि प्रकाश से ही अंधकार का जन्म होता है, और अंधकार से प्रकाश, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक जगह पर अंधकार रहेगा तो उसी उसके दूसरे साइड अंधकार रहेगा।
जहां प्रकाश है वहीं अंधकार रहेगा। जैसे चंद्रमा जब घूमता है सूर्य के सामने आ जाता है, जितने भाग पे प्रकाश पड़ता है वो दिखता है, और शेष भाग कहाँ रहता है? अंधकार में। अंधकार का जन्म प्रकाश की अनुपस्थिति से हो रहा है। तो इसीलिए शनि सूर्य का पुत्र भी है। अब सूर्य शनि की युति में कुछ प्रिडिक्शन पक्के पक्के जान लीजिएगा। सूर्य का कारकत्व क्या है? सूर्य पिता है, और सूर्य शनि में शत्रुता है। तो इसीलिए सूर्य शनि की युति में पिता से मतभेद रहेगा। ये बात पक्की आपको मिल जाएगी। सूर्य क्या है? व्यक्ति के आंखों की रोशनी है, सूर्य हृदय है, सूर्य हड्डी है। तो ऐसे व्यक्ति को आंखों की समस्या, हृदय की समस्या, हड्डी की समस्या हो सकती है। भाई सूर्य हड्डी भी है। हड्डी क्यों है? सूर्य हड्डी क्यों है? क्योंकि विटामिन डी से बनती है हड्डी। और विटामिन डी का पहला स्रोत कौन सा है? धूप। धूप से ही फल में, पौधे में, वृक्षों में जाता है, और हम उन फलों को खा करके, प्राकृतिक स्रोत तो विटामिन डी है। विटामिन डी का जो है वो प्रकाश है, और उसी से हड्डी बनती है, इसीलिए सूर्य हड्डी का कारक है। तो सूर्य शनि की युति में जो जिन चीजों का विचार सूर्य से होता, वो चीजें पीड़ित होती हैं। सूर्य शनि की युति में हमेशा, हमने अभी शुरू में ही आपको बताया था किसी क्लास में, सूर्य शनि की युति में शनि को एडवांटेज मिलेगा, और मंगल शनि की युति में किसको एडवांटेज मिलेगा? मंगल को। सूर्य शनि की युति है तो सूर्य का फल बिगड़ेगा, मंगल शनि में शनि का बिगड़ेगा। यहां पर अब आपको डिसाइड करता है, यू हैव टू डिसाइड, पीड़ित कौन हो रहा है? सूर्य। और पीड़ित कौन कर रहा है? शनि। तो जो पीड़ित हो रहा होता है उसी का फल बिगड़ता है। सूर्य क्या है? आपका मान सम्मान है। मान सम्मान पे आपके धब्बा लगाएगा, मान सम्मान बहुत फैलने नहीं देगा। शनि अंधकार है ना, जैसे आपके मान सम्मान का प्रकाश फैलेगा, सूर्य आकर के उस पे अंधकार फैला देगा। आत्मा का विजन क्लियर नहीं रहेगा। जीवन में यह योग संघर्ष देता है। इससे भी बेहतर ये जानिएगा, संघर्ष। पूरी कुंडली को झेलता कौन है? फल कौन भोग करता है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, और यह शरीर मन और आत्मा का ही गठजोड़ है। ना मन रहे ना आत्मा रहे, मन माने विचार, हमारा विचार खत्म हो जाए, हम कुछ सोचे ना, कुछ भी ना सोचें, तो मर जाएंगे, आत्मा साथ छोड़ देगी। तो सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। किसी भी कुंडली में अगर सूर्य पे शनि की दृष्टि है, तो उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत आएंगे, अवरोध उत्पन्न करने वाले लोग बहुत आएंगे। चंद्रमा पर और सूर्य पर, दोनों पर शनि का प्रभाव आ गया। अब पूछना ही क्या, वह व्यक्ति संघर्ष करने के लिए ही पैदा हुआ है। जैसे यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है। अब शनि तो सूर्य के साथ है, और चंद्रमा पर उसकी तीसरी दृष्टि भी पहुंच गई। अब ऐसे व्यक्ति जिंदगी में संघर्ष से भगे, कितना भी उपाय करें, रेमेडी करें, एस्ट्रोलॉजी देखें, ग्रह नक्षत्र स्टोन पहने, कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें संघर्ष को स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें यह मानना पड़ेगा, मैं कोई भी काम करूंगा, करने जाऊंगा, तो मेरा वह काम तकलीफों से भरे हुए रास्ते पर चलकर ही होना है। अगर अगला मंजिल पे 5 मिनट में पहुंच रहा है, तो आपको 15 मिनट लगेंगे उसी लक्ष्य को पाने में, और इसे आप स्वीकार कर लीजिए, तो आप जिंदगी इंजॉय करेंगे। देर से सही, लेकिन आप भी पाएंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों पे शनि का प्रभाव जिसकी कुंडली में होगा, तो और बहुत सारे योग नहीं देखना है कि क्या हो गया इस कुंडली में, कैसे है, क्या करें, क्या बताएं, सारे ग्रह अच्छे दिख रहे हैं, बस यही एक कॉम्बिनेशन पे नजर नहीं पड़ी ना, तो गया, आप प्रोडिक्ट नहीं, जान ही नहीं पाओ। ऐसे व्यक्ति संघर्ष की गाथा लिखने के लिए ही पैदा हुए हैं। जो ज्योतिष समुद्र में हमने बताया था, किसी ने अभी कहा था ना कि गुरुजी आप जैसा बनना है, तो मुझ जैसा बनने के लिए पहले एक चीज करिए। उसमें करना क्या है? जो 490 पे जन्म कुंडली के विशेष सूत्र जो हैं, ये सारे सूत्र आपको आने चाहिए।
यहाँ पर बहुत गूढ़ गूढ़ सूत्रों को खोज के दिया गया, पढ़ने में तो सिंपल लगेंगे लेकिन बहुत ज्यादा असरकारी है। जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर देखेंगे कि उच्च कोटि में वो अपना टीचिंग दे रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो उनके कुछ अपने सूत्र होते हैं, वो ये सब गहरे कॉम्बिनेशन को समझने वाले होते हैं। अगर सूर्य चंद्रमा दोनों पे शनि का इन्फ्लुएंस है तो उस जातक को क्या कराना है, शनि के लिए उपाय कराना है, सूर्य और चंद्रमा के लिए नहीं कराना फिलहाल। सूर्य और शनि की युति अंधक दोष बनाएगी, पीड़ित सूर्य होगा, पीड़ित करने वाला शनि है। जो ग्रह पीड़ित होता है उसी का निगेटिव फलादेश आने लग जाता है। तो सूर्य शनि की युति में क्या बोलेंगे, आपके पिता के साथ मतभेद होते रहे होंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे मतभेद होता है। क्योंकि जब उम्र के साथ आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये चीज घट जाती है। हर फलादेश में आपको उम्र समय का ख्याल रखना है। अब कोई व्यक्ति 60 साल का है, 65 साल का है, उससे बोलिए पिता से मतभेद हो रहा, तो जनरल सेंस अपनाइए कि हो सकता है 65 साल के व्यक्ति के पिता जीवित ना हो, तब आपकी ये बात कैसे सत्य होगी कि पिता से मतभेद होते हैं। तो शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रिडिक्शन में। सूर्य शनि की युति में पिता से मतभेद होते रहे होंगे ऐसा बोलना है, व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा खुद। सूर्य शनि की युति में व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, आंखों पे दबाव महसूस होगा, आंखों पे चश्मा लगेगा। केतु का भी किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सर्जरी भी होगी। अब चाहे सूर्य केतु के नक्षत्र में हो, केतु सूर्य के नक्षत्र में हो, केतु कहीं से देख रहा हो, त्रिशांश कुंडली में सूर्य कमजोर हुआ हो, तो सूर्य शनि की युति में जैसे ये हुआ ना कि सूर्य शनि है तो व्यक्ति को जीवन में विजन क्लियर नहीं रहता, अपना लक्ष्य क्लियर नहीं रहता, तो आंखों की रोशनी भी क्लियर नहीं होने पाती है। अब यह युति क्या करती है, अगर सूर्य शनि की युति है, इस व्यक्ति के पास अनुभव का भंडार होता है। क्योंकि इस व्यक्ति के पास संघर्ष बहुत अधिक हुआ रहता, भाई जिसके पास संघर्ष रहेगा वही तो अनुभवी होगा। जिसको बिना मांगे सब कुछ जीवन में मिला हो वो क्या जानेगा संघर्ष। आपने अपने पिताजी से कहा मुझे एक बाइक चाहिए, पिताजी चले गए आपको कार लेके आके दे दिए। आपने मांगा कि स्कूल में कार्यक्रम है, 50 रुपए चाहिए, 100 रुपए मिल गए, तो आप कहाँ संघर्ष देखे हैं। जिसने संघर्ष देखा है, जिसने 5 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय किया है, वही आपको बताएगा कि भैया कभी कभी जीवन में ऐसा आएगा कि 5 मिनट का 15 मिनट भी लगता है, इसलिए 15 मिनट और पहले निकलो। वही व्यक्ति तो ये जानेगा कि हाँ जीवन में कभी कभी रास्ते में फंस सकते हैं, तो 15 मिनट के बजाय 15 मिनट और लेकर के चलो। तो ये अनुभव इनके अंदर बहुत अधिक होता है, ये क्योंकि संघर्ष अधिक होता है तो अनुभव अधिक होता है। ऐसे लोगों के जीवन में गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। योगी जी की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ है ना, दसम भाव में। दसम भाव राज्य का है, सत्ता का है, अधिकार का है। तो दसम भाव में सूर्य शनि की युति है, यानी राज्य, सत्ता और सरकार में रहने वाले लोगों में ही कोई ना कोई छिपा हुआ शत्रु उनका भी रहेगा जो उनकी टांग खींचने का प्रयास करेगा। उनके दसम भाव में सूर्य शनि है। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो वो अपने पिताजी को अग्नि देने भी नहीं गए, देखने भी नहीं गए, तो पिता सुख से वंचित करेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, हाँ सरकारी नौकरी के लिए भी यह योग अच्छा योग माना जाता है। क्योंकि देखिए शनि कर्म कारक है, किस चीज का कारक है, कर्म का। और सूर्य क्या है, राजा है, सरकारी नौकरी है। तो ऐसे में यह युति सरकारी क्षेत्रों से भी जोड़ सकती है, विशेष रूप से तब जब सूर्य की डिग्री ज्यादा हो और शनि उसके पीछे चले। तो आपका कर्म किसका पीछा कर रहा है, राजा का, राजा के पीछे पीछे चल रहा है। अच्छा, डिग्री का महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा सूर्य और शुक्र की युति, इस युति में सूर्य भोगी तो हो जाएगा, लेकिन अंतर इसमें एक और है। क्या अगर सूर्य आगे हो और शुक्र पीछे हो,
सूर्य आगे है, शुक्र उसके पीछे है। आत्मा आगे चल रही है, भोग पीछे आ रहा है। तो व्यक्ति आगे चलेगा, पीछे से उसे चीजें खींचेंगी, उसे पीछे व्यक्ति मतलब तब भी थोड़ा अच्छा है। व्यक्ति की आत्मा आगे चल रही है, भोग पीछे है। जैसे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, खूब काम धंधा अपना कर रहे हैं, और मैं पीछे से आके कहूँ यार बंद करो, 5 दिन काम बंद करो, इतना काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, थक गए हो, चलो तुमको गोवा लेकर के चलते हैं, बीच पे डुबो डुबो के लाते हैं तुमको। तो पीछे से आएगा, सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर शुक्र आगे है और सूर्य पीछे है, तो भोग आपके सामने आकर के खड़ा हो गया है, अब आप उससे बचेंगे कैसे? यहां तो ये पीछे से अट्रैक्ट करेगा, आप उसको क्रॉस करके आगे निकल लिए हैं। और इसमें अभी तो आगे ये पड़ेगा, तो डिग्री का भी बड़ा महत्व हो जाता है। तो सूर्य और शनि की युति में शनि कर्म कारक है, सूर्य राजा है। अगर सूर्य आगे चल रहा है और शनि उसके पीछे है, तो आपका कर्म किसका पीछा कर रहा है? राजा का। दूसरा, आगे प्रकाश है, पीछे से अंधकार आ रहा है। यानी आपको जो अपयश मिलेगा, जो दिक्कतें आएंगी, वो आपके काम खत्म होने के बाद आएंगी। अगर शनि आगे चल रहा है, सूर्य पीछे है, तो आगे का ही रास्ता अधियारा वाला है। तो इस युति में भी अगर शनि सूर्य की युति में शनि की डिग्री ज्यादा है, सूर्य की कम है, सूर्य पीछे शनि आगे, तब ये भयंकर वाला दोष तब ज्यादा बनाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। और ये सब कहीं किताबी ज्ञान नहीं, ये सब आपको खुद ऐसे सुनना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। डिग्री आगे है, पीछे है, उस ग्रह के, दोनों ग्रह के कारकत्व तो मिला लीजिए। अब जैसे सूर्य और गुरु की युति है, इसमें कोई भी आगे रहे, कोई भी पीछे रहे, दोनों बेहतर है। दोनों ही इसमें बेहतर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं। लेकिन जब सूर्य शनि में होगा, सूर्य आगे रहेगा, तो क्या चाहेगा कि शनि उसे पकड़ ना पाए। सूर्य प्रकाश से शनि अंधकार है, ये इससे डरेगा। भाई इसमें सूर्य शनि में सूर्य भयभीत रहेगा, लेकिन गुरु सूर्य में कोई भयभीत नहीं है। ज्ञान का मिलन आत्मा से हो, चाहे आत्मा का मिलन ज्ञान से हो, दोनों अच्छा माना जाएगा। सूर्य की डिग्री आगे होना हर जगह पर अच्छा है, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है, लीडरशिप है। तो आगे जब भी सूर्य रहेगा, कि कोई भी युति हो, सूर्य के साथ बुध की हो, मंगल की हो, शनि की, गुरु की, सूर्य की डिग्री ज्यादा होना अपेक्षाकृत सूर्य के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। वो चीज सूर्य को बल देती है, सूर्य की डिग्री आगे होना। आपकी आत्मा आगे चलेगी और रुकावटें, दिक्कत, अच्छा बुरा पीछे आएगा। मतलब काम शुरू करने के पहले ही बाधा आ जाए, और एक होता है काम शुरू होने के बाद आए चैलेंजेस। तो शुरू होने के पहले ही चैलेंज आ जाए, वो ज्यादा दिक्कत वाला है। शुरू होने के बाद आएगा तो इंसान लड़ता है। पहले ही आ जाए, पैदा होते ही किसी को शुगर हो जाए, वो चैलेंजिंग है। कि पैदा होने के बाद 10 20 साल 50 साल जिया, बाद में वो पीछे पीछे आया, तब दिक्कत है। पीछे पीछे आया तब कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सूर्य और राहु का। सूर्य और राहु की युति कैसा फल करेगी? सूर्य आत्मा है, राहु छाया है, परछाई है। सूर्य जो है यहाँ पर आपका सत्य है, आत्मा है, आपका मान है, सम्मान है। और राहु जो है यह माया है, भ्रम है, छल है, महत्वाकांक्षा है, भौतिक महत्वाकांक्षा है। राहु एक प्रकार का पर्दा है, कर्टन है, धुंधलापन है ना, राहु धुएं के समान है, धूम्रवर्ण। राहु हमेशा उल्टा चलता है, याद रखिएगा। राहु हमेशा 29 डिग्री से 28 पर, फिर 27 26 25 24 23 22 ऐसे चलता है। राहु और केतु हमेशा उल्टी गति से चलते हैं। तो सूर्य और राहु की युति में क्या होता है कि यहाँ पर आत्मा पर माया का आवरण आ जाता है। सूर्य आत्मा है और राहु जो है माया है, भ्रम है। व्यक्ति अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाता, व्यक्ति के जीवन में उसका आत्म मार्गदर्शन घट जाता है। आत्मा ही हमें ये महसूस कराती है कि हमारे लिए क्या अच्छा, क्या बुरा, कैसे चले, क्या सत्य, क्या
क्या अपवित्र क्या पवित्र, इन सब का भान आत्मा से ही होता है। उदारता हृदय में आत्मा ही लाती है, सूर्य ही लाता है। तो राहु जब उसके साथ होगा तो आपकी आत्मा की जो उदारता है उस पे पर्दा पड़ जाता है, जिससे हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि कनेक्ट नहीं हो पाती अपनी आत्मा से। भाई सबसे देखिए, तीन चीजें हैं: आत्मा, मन और बुद्धि। आत्मा, मन और बुद्धि, ये तीन तत्व होते हैं। और भी तत्व हैं, अहंकार है, बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन व्यक्ति को सजीव बनाने रखने के लिए ये तीन तत्व बहुत जरूरी है। बुद्धि कनेक्ट होती है आत्मा से, बुद्धि कनेक्ट होती है मन से, मन कनेक्ट होता है आत्मा से। तो जब सूर्य के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो, तो अब ये जो आत्मा, मन और बुद्धि है, इसके बीच में एक पर्दा पड़ जाता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते, इसकी लाइट इस पे, इसकी लाइट इस पे सीधे पहुंच ही नहीं पाती, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। डिवाइड हो जाता है, डिवाइडर बन जाता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आत्मा पर माया का आवरण आ जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले संकटों की पहचान नहीं कर पाते हैं। फलादेश, सूर्य और राहु की युति में व्यक्ति अपने जीवन में अपने ऊपर आने वाले संकटों का पहचान नहीं कर पाता है। उसे ये भान ही नहीं रहता है कि इस काम को, जैसे दूसरा व्यक्ति, चार पांच व्यक्ति हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति कुछ काम करने जा रहा है, उन तीन व्यक्तियों को लगेगा कि यह काम इसके लिए ठीक नहीं है, करेगा तो इसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। लेकिन वह व्यक्ति जो करने जा रहा है, उसके कुंडली में सूर्य राहु, उसे लगेगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मतलब जब भी कुछ गड़बड़ होना होता होगा, तो वो चीज आपको लगेगा कि नहीं, गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है, मैं सही एनालिसिस कर लिया हूं। अपने ही संकटों को व्यक्ति पहचान ही नहीं पाता। क्या करेगा तो उसके कारण से उसके कैरियर में दिक्कत आ जाएगी, क्या करेगा तो फैमिली ग्रोथ में दिक्कत आएगी, क्या करेगा वेल्थ गेन में दिक्कत आएगी, वो पहचान ही नहीं पाता। उसको भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगा पाता कि जो मैं आज करने जा रहा हूं, इसका 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या असर आए, क्या यह मेरे लिए कोई संकट तो नहीं खड़ा कर देगा। तो सूर्य और राहु की युति इसीलिए अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य और राहु की युति में व्यक्ति को मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आएंगी? सूर्य क्या है? मान है, सम्मान है, यश है, प्रसिद्धि है। तो व्यक्ति के ऊपर धब्बा लगता है, उसकी मान सम्मान प्रसिद्धि पे धब्बा जरूर लगता है। जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं और सूर्य राहु की युति होती है, ऐसे लोगों के ऊपर धब्बा लगने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। घूसखोरी में पकड़े जाएं, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में नाम आ जाए और उस कारण से उनको सस्पेंड होना पड़े, डिमोशन हो जाए, ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सूर्य राहु का ग्रहण है, तो उनको सतर्क करिए कि भैया नौकरी में ईमानदारी से रहिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ऊपर आक्षेप आरोप आ जाएंगे, दिक्कत परेशानियां आ जाएंगी। सम्मान रिटायर होने में ये अड़चन पैदा करता है। वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी ये यही काम करेगा, सम्मान की हानि करने का पूरा प्रयास करता है। यश नहीं फैलेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। लगेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑफिस का पूरा भार उठा करके ऑफिस अपने सिर पे रख लिए हैं, लेकिन मुझे इसका श्रेय नहीं मिल पा रहा, जबकि ये आपका भ्रम है। आप मेहनत खूब कर रहे हैं, खूब परिश्रम कर रहे हैं, समय से आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, आधा घंटा बाद जाते हैं, लेकिन फिर भी जब अप्रिसिएशन का समय आता है तो आपका नंबर नहीं लगता, क्योंकि आप सिर्फ समय दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। सूर्य राहु की युति वाले व्यक्ति क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, क्वांटिटी तो खूब देते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा से कनेक्ट ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चल पाता है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों के मनोभाव के अनुसार रिजल्ट दे नहीं पाते हैं। उनको लगता है सिर्फ मेहनत कर लेना ही सब कुछ है।
स्मार्ट वर्कर नहीं रह जाते ये लोग, हार्ड वर्कर वाला जमाना नहीं रह गया है। स्मार्ट वर्कर बनना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आप 3 घंटे किसी को पढ़ाते रहिए खूब, ढेर सारा। अभी मान लीजिए यही सूर्य राहु की युति का फलादेश है, मैं लिखा दूं, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ज्योग्राफी के टीचर आते थे, हिस्ट्री के टीचर आते थे, पूरा लिखाते थे। इस समय में देश की आजादी के लिए फलाने फलाने लोगों ने आंदोलन किया, वह सन यह था, तारीख यह थी, लिखा दिए। ऐसे सूर्य राहु की युति का मैं आपको लिखा दूं ढेर सारा, 10 20 30, तो वो हो गया हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? सूर्य का कारकत्व और राहु का कारकत्व तो समझा दिया जाए आपको, और आप अपने आप समझ लें कि हाँ ये युति काम कैसे कर रही है। ज्योग्राफी के टीचर ने हमें सिर्फ चीजों को लिखा दिया, लेकिन वहीं दूसरे टीचर ने हमें समझा दिया कि निकालना कैसे है, लिखना खुद सीख जाएंगे हम। तो ये आपको स्मार्ट वर्कर बनने से, स्मार्ट तरीके से वर्क करने से रोक देती है। तो सूर्य और राहु की युति, इसको ग्रहण दोष बोलते हैं, और यही पितृ दोष भी इसी को बोला जाता है। अब आप बताएंगे पीड़ित कौन हो रहा है, पीड़ित कर कौन रहा है? कौन पीड़ित हो रहा है? शनि, सूर्य। और पीड़ित कौन कर रहा है? राहु। अब बताइए, उसी दिन मैं बताया था आपको, एक ग्रह होगा पीड़ित और एक करेगा पीड़ित। नोट की कराए थे उस दिन भी। जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसका जप और दान करेंगे, और जो पीड़ित हो रहा है उसका दान नहीं करेंगे, सिर्फ जप करेंगे। और रुद्राक्ष तो किसी का भी पहना जा सकता है। हमेशा किसी भी कॉम्बिनेशन में याद रखेंगे कि कौन पीड़ित हो रहा है, कौन पीड़ित कर रहा है। पीड़ित करने वाले को हमें कमजोर करना पड़ेगा। शनि सूर्य के ऊपर बैठ गया है उसके कंधे पर, तो सूर्य का इलाज करने के बजाय शनि का बल घट जाएगा, तो सूर्य को अपने आप राहत मिल जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो आप दोनों ग्रहों के मंत्रों का जप हवन करा सकते हैं, और जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसकी वस्तु का दान कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा जो पीड़ित कर रहा है अगर वह कारक ग्रह है तो, अगर वह कारक ग्रह है तो ना कराइए दान, जब तो हो ही रहा है दोनों ग्रहों का। अगर बहुत बुरे रूप से पीड़ित कर रहा हो, लग रहा हो कि अब ये बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए सूर्य शनि की युति मेष राशि में बनी, शनि कारक ग्रह है लेकिन शनि नीच का है और सूर्य के साथ है। अब यह शनि खराब हो चुका है, भले कारक, भले ये पौष्टिक वाली चीज है, लेकिन अब इसमें सड़न आ गई है। भाई तरबूज हमेशा पौष्टिकता ही देता है, दूध हमेशा हमें बल देता है, लेकिन दूध फट गया हो, तरबूज सड़ गया हो, तो उसे भी तो काटना पड़ता है। तो शनि कारक ग्रह है आपका, लेकिन वह नीच राशि में सूर्य के साथ चला गया। अब शनि भी नीच होकर के पीड़ित है, सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है उसके साथ होकर के, तो दोनों का जप और दान कराइए। सूर्य शनि की युति होती है तो मेष राशि में, जैसे तो एक कॉन्सेप्ट बनता है नीच भंग का। भाई शनि नीच का हुआ तो सूर्य उच्च का हो जाएगा ना। जब एक शत्रु और मित्र, या ऐसे याद रख लीजिए, जब वही नीच भंग भी हो रहा हो और वही एक दोष भी बन रहा हो, तो उसका कोई खास लाभ नहीं मिलेगा नीच भंग राजयोग का। क्योंकि नीच भंग राजयोग भी बना है उसी युति से, उसी युति से तो दोष भी तो बना है अंदर, उसी युति से दोष भी बना है, तो वो अच्छा राजयोग नहीं है। सूर्य नीच का हो जाए, शनि नीच भंग करे, शनि नीच का हो सूर्य करे, नहीं ठीक है। प्रकाश का नीच भंग अंधकार करे, अंधकार का प्रकाश करे ना, तो यानी दो शत्रु ग्रह जब एक दूसरे का नीच भंग करने आते हैं
तो वो बहुत नॉर्मल फल देता है। वो बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग नहीं दिखेगा आपको कुंडली में। उससे ज्यादा वो संघर्ष देके जाता है। धन दे देगा लेकिन धन को भोगने का वक्त नहीं रहेगा जीवन में। तो सूर्य और राहु की युति में राहु का जप और दान दोनों होगा। सूर्य का तो जप होगा ही होगा। राहु वाले केस में, राहु केतु वाले केस में अगर ये दोष बनाएंगे तो चाहे जो लगन हो, दान हमेशा बता देना है। सूर्य और केतु को ले लीजिए। सूर्य और केतु कुंडली में एक साथ हो, सूर्य के साथ केतु किसी भी भाव में। सूर्य क्या है? आत्मा है। और केतु क्या है? त्याग है, वैराग्य है, मोक्ष है। तो ऐसा केतु आपकी आत्मा में त्याग, वैराग्य, मोक्ष भरता है। आपकी आत्मा त्याग करने के लिए आई है। आपको अपने जीवन में ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपके हिस्से की चीज कोई और लेके जाएगा। सूर्य क्या है? आपका अहंकार है, मान है, सत्ता है, शासन है, सम्मान है। तो अगर आप अहंकारी होकर के जिएंगे, सत्ता के मद में रहेंगे, आप मान सम्मान बहुत डिमांड करेंगे, हर कोई मेरा सम्मान करे, अरे ये कैसे मुझे ये कह दिया, इतनी बात कह दिया। यानी सूर्य केतु अगर साथ में है तो बात बात पे मान सम्मान वाली बात मत करिए। मेरा सम्मान टूट गया, मेरा आत्मसम्मान गिर गया। इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। केतु जैसे ही आप सम्मान चाहेंगे, तुरंत ही आपका सम्मान छीनेगा। केतु जहां बैठता है काटता है, टर्मिनेट करता है, अलगाव करता है। केतु के लक्षण में ही हमने बताए थे। सम्मान की इच्छा हुई तो सम्मान से ही चोट आपको पहुंचाएगा। सूर्य आत्मा है, केतु चाहता है बैरागी बनो, मान और सम्मान की फिक्र करना छोड़ दो, तब आपको अपमान नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप वैराग्य के पथ से हटेंगे, आत्मा को भोगी बनाएंगे, तुरंत केतु वहां पर एक्टिव होकर के नुकसान करने लगेगा। केतु शून्य है। केतु क्या है? शून्य है। मोक्ष मिलने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? शून्य में चली जाती है। कोई क्रिया ना करना ही शून्यता कहलाता है। कोई क्रिया ना करिए, न बोलिए, न सोचिए भी नहीं। इवन यू डू नॉट थिंक। आपको मोक्ष चाहिए ना, आप सोचना बंद कर दीजिए। आंख बंद करिए और कुछ भी मत सोचिए, नथिंग। क्या संभव है? नहीं है। आंख बंद करिए और बैठ जाइए कि हम कुछ नहीं सोचें। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा अगर जीवित है। तो केतु शून्यता है। केतु सूर्य को शून्यता में ले जाना चाहता है, आत्मा को मोक्ष देना चाहता है। मोक्ष में जो भी बाधा आएगा तुरंत दिक्कत उत्पन्न करेगा ये। मान सम्मान चाहेंगे तो केतु समझ जाएगा कि अब ये शून्यता से हट रहा है, अब ये तो फंस रहा है माया में, तो ये दिक्कत देता है। दूसरी चीज, केतु जो है यहाँ पर अहंकार का क्षय करेगा, और ये जो है आत्म विमुक्ता का ग्रह है, सांसारिक पहचान से दूरी बनाने का काम करता है। लेकिन जो गूढ़ विद्याएं हैं, अनुसंधान, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, इन सब में ये रुचि देगा, क्योंकि इन विद्याओं से आत्मा का विकास होता है। आत्मा भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाती है। ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं। इनके अंदर मौन शक्ति बहुत अधिक होती है। सूर्य पिता है। पिता की सर्जरी हुई हो ऐसे लोगों की, यह संभव है। सूर्य आपका मस्तिष्क है, आंख है, हृदय है। सूर्य केतु की युति में पिता की सर्जरी हुई हो, व्यक्ति के सिर की, आंखों की, हृदय की सर्जरी होने की संभावना रहेगी खूब। जब सूर्य के साथ राहु है तो आप मान सम्मान के पीछे भगेंगे, मरेंगे।
चाहत रहेगी। मान सम्मान बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ेगा नहीं। कि राहु तो भोगवादी है ना, राहु सूर्य के साथ होगा तो सूर्य को भोगना चाहेगा, अपना जंका मंका फैलाएगा कि मैं बहुत सम्मानित हूं, ऐसा वैसा। केतु उसका अपोजिट है। जहां सूर्य के साथ राहु नाम, पहचान, यश की इच्छा उत्पन्न करता है, वहीं सूर्य के साथ केतु इन इच्छाओं को खत्म करता है। एक बार व्यक्ति को अगर ठोकर लगता है तो व्यक्ति तुरंत सबक ले लेता है। फिर एक बार क्योंकि उस क्लास में हमने पीछे समझाया था कि भोग के बाद ही मोक्ष होता है, इसीलिए राहु के हमेशा अपोजिट केतु है। राहु में क्या है कि आप बार बार ठोकर खाएंगे फिर भी उसी चीज के पास जाएंगे। केतु में क्या है, सूर्य के साथ है, एक बार ठोकर जहां लगेगा वहां आपको ज्ञान मिल जाएगा, दिव्य ज्ञान। कि छोड़ो यार, मान सम्मान के पीछे भागना बेकार है, कितनों भागो, मिलना होगा, जो मिलेगा, नहीं मिलता है भागने का कोई मतलब नहीं। और राहु होगा तो कहेगा नहीं, अब की नहीं मिला, अब फिर से भागो, अब की मिलेगा, फिर भागेंगे। वो ऐसे दौड़ाएगा, राहु दौड़ाता है जीवन भर। वो एक रील हमने देखा था कि एक गधा था, उसके सिर पे एक डंडा बांध करके थोड़ी दूर पे चार पांच घास और गाजर लटका दिए थे। तो गधे को लग रहा था कि मेरे आगे ही है, अभी मैं खा लूंगा। जब वो कदम बढ़ाता चलता गाजर खाने के लिए, तो चूंकि डंडा सिर से बंधा है, तो वो गाजर और डंडा भी तो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन गधे को लगता था बस यही है सामने, अभी खाएंगे। वो चलता जाता और गाजर सहित डंडा भी आगे जाता। तो वो राहु वही है। राहु हमें यही दिखाता, बस अभी मिला, अभी मिला। केतु क्या करता है, छोड़ो, खाना ही नहीं है। तो ये सभी ग्रहों के साथ में रहा, सूर्य और केतु की युति में दोनों का जप होगा, केतु का दान होगा। क्योंकि यहाँ पर भी पीड़ित सूर्य हो रहा, पीड़ित करने वाला केतु है। आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। उनकी कुंडली में यह होगा तो उनके लिए उपाय नहीं कराना है। सूर्य और केतु की युति किसी संत साधु की कुंडली में है, तब उन्हें उपाय की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जिस चीज के लिए साधु बने हैं, ये चीज वही रिजल्ट देती है। अब कोई साधु हो और उसको यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तब तो वो मुक्ति के मार्ग में अपने बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। उसके लिए तो ये फाइन कॉम्बिनेशन है कि उसकी आत्मा में वैराग्य उत्पन्न हो, वह कटे, मान सम्मान शासन सत्ता से वो मुक्त रहे, अंतर्मुखी रहे। सूर्य के साथ केतु अंतर्मुखी बनाएगा, और आत्मज्ञान अंतर्मुखी होने से आता, बहिर्मुखी होने से नहीं आता है। राहु आपको बहिर्मुखी बनाएगा, राहु की चीजें बाहर है, दुनिया में है। और केतु की चीजें बाहर दुनिया में नहीं है, अपने अंदर झांकना है। तो यहां पे याद रखना है कि सूर्य और केतु की युति में अगर किसी साधु संत की कुंडली में, तब मत कहिए कि आपका पीड़ित है, ऐसा है, कोई जप नहीं, कोई दान नहीं, या उनके लिए फाइन कॉम्बिनेशन है। अगर सूर्य और केतु की युति में कोई तीसरा ग्रह शामिल हो जाए, भाई हमेशा ये होता है कि जो मेजॉरिटी है उसका रंग सब पे चढ़ता है। तीसरा ग्रह आएगा तो अब केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि जो अलग अलग दो प्लैनेट है ना, उसका कारकत्व मिल करके केतु के कारकत्व को दबा देगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, और चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति का हम लोग विश्लेषण करेंगे। बुक में भी इन युतियों के बारे में लिखा गया है, पढ़ डालिएगा, ठीक है।